हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना स्टडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त वंदना और आज मैं लेके आई हूँ मौर्य वंश व गुप्त वंश का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में गुप्त वंश के बारे में। इस वीडियो में हम गुप्त वंश के बारे में शुरू से पढ़ेंगे डिटेल में कि गुप्त वंश का शासक संस्थापक कौन था, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आएंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे सभी के बारे में। और उसके बाद लास्ट में हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि गुप्त वंश से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है गुप्त वंश। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि स्वर्ण युग किस काल को या किस युग को कहा जाता है तो ये कहा जाता है गुप्त वंश को। गुप्त वंश के शासक को संभवतः मतलब ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के शासक पूर्व में कुषाणों के अधीन कार्य करते थे। कुषाण थे जो उनके अधीन कार्य करते थे या उनके सामंतवादी थे। नेक्स्ट है श्रीगुप्त। सबसे प्रथम इसका जो शासक था वो था श्रीगुप्त। अगर गुप्त वंश की स्थापना पूछी जाए या संस्थापक पूछा जाए, वो गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। 275 ईसा से 280 तक इनका शासनकाल रहा है। 275 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग के निकट कौशाम्बी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। प्रयाग यानी आज के समय में जो इलाहाबाद है, प्रयागराज, वहाँ पे उसके निकट कौशाम्बी में इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। और श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने सारनाथ में बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है घटोत्कच, जिसका शासनकाल रहा है 280 से 319। घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र था और इसने ही महाराज की उपाधि धारण की, पर इन्होंने क्या गुप्त साम्राज्य का अधिक विस्तार नहीं किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है चंद्रगुप्त प्रथम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, अगर संस्थापक पूछा जाए कि स्थापना किसने की थी तो ये थे गुप्त वंश में श्रीगुप्त ने की थी। लेकिन अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक जिसने गुप्त वंश का विस्तार किया था, साम्राज्य को फैलाया था, वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की उपाधि और आगे भी गुप्त वंश के शासकों ने धारण की है। लेकिन पूछा जाए कि सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी तो ये की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। और चंद्रगुप्त प्रथम ने मगध पर अधिकार करके पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, और 319 ईस्वी में जब इनका राज्याभिषेक हुआ था, राजा बने थे, तो 300 अभिषेक ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आता भी है कई बार कि गुप्त संवत किसने चलाया था, तो ये चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। देखिए, चंद्रगुप्त के नाम से कई राजा आएंगे। चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी है, एक चंद्रगुप्त मौर्य भी है। तो अगर पूछा जाए कि गुप्त संवत किसने चलाया है तो ये चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 319 ईस्वी में। इसके बाद है समुद्रगुप्त। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये गुप्त वंश में समुद्रगुप्त या लिच्छवी दोहित्र। इनको लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है क्योंकि ये लिच्छवी के पुत्र थे। इनका शासनकाल रहा है 335 से 375 ईस्वी तक। इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए 2 सैन्य अभियान किए थे। इन्होंने अपने मतलब गुप्त वंश का जितना भी साम्राज्य फैलाया था उसके लिए 2 सैन्य अभियान किए थे, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। उत्तर भारत में जो सैन्य अभियान किया गया था उसे आर्यव्रत, और दक्षिण भारत में किया था उसको दक्षिणापथ कहते हैं। उत्तर भारत में इन्होंने 2 बार सैनिक अभियान किया था जिसमें 9 राजा को हराया था।
पहली बार में 4 राजाओं को और दूसरी बार में 5 राजाओं को हराया था। और दक्षिण बार में एक ही अभियान किया था जिसमें 12 राजाओं को हराया था। समुद्रगुप्त की अधीनता हेतु नीतियाँ, मतलब जो समुद्रगुप्त ने राजाओं पर आक्रमण किया था, सैनिक अभियान किए थे, वहाँ उन राजाओं की अधीनता हेतु क्या नीति अपनाई थी। ये इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने उत्तर भारत में अपनाई थी प्रसंतोहरण नीति और दक्षिण भारत में अपनाई थी ग्रहण मोक्षनुग्रह नीति। तो उत्तर भारत में जो नीति अपनाई थी प्रसन्नतोहरण, इसके अंदर क्या होता था कि जड़ मूल से, मतलब उस राजा को बिल्कुल नष्ट करके, उस राजा को नष्ट करके और उसके साम्राज्य को अपने में मिला लेना। उत्तर भारत में इन्होंने ये नीति अपनाई थी। और दक्षिण भारत में अपनाई थी ग्रहण मोक्षनुग्रह, मतलब अर्थात कि अधीनता स्वीकार करके, मतलब उस राजा को पराजित करके उसको अधीनता अपनी स्वीकार करवा के उसको छोड़ देना। ये दोनों नीतियाँ अपनाई थी। समुद्रगुप्त की विजय की जो जानकारी है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और ये भारत का नेपोलियन किसने कहा था, इसे वी.ए. स्मिथ ने कहा था। ये स्मिथ ने कहा था, स्मिथ ने ही कहा था। इसे 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त की जो विजय की जानकारी है वो प्रयाग प्रशस्ति से, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये एक प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख है जो अशोक के समय का है, जो अशोक के समय में लिखवाया गया था, वही है ये अभिलेख जो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से प्रसिद्ध है। ये कहाँ है, प्रयागराज में है। प्रयागराज में स्तंभ है, अभिलेखित है। और प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार पूछा जाए तो हरिसेन है। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी थे, हरिसेन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, इसे 100 युद्धों का विजेता भी कहा गया है। इसको समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता भी कहा गया है। समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा रामगुप्त राजा बनता है 375 से 380 तक, परंतु वह एक अयोग्य और एक निर्बल राजा था। इसके बाद इसका बेटा शासक बनता है, बट ये अयोग्य, लेकिन वो अयोग्य और निर्बल राजा था, तो इसको मार के इसका भाई यानी चंद्रगुप्त द्वितीय फिर वो राजा बनता है। ये कब से कब तक है, 380 से 414 ईस्वी तक। 380 से 400 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके कौन कौन सी उपाधियाँ प्राप्त थी, शकारी, विक्रमादित्य, परम भागवत, महाराजाधिराज की उपाधियाँ प्राप्त थी। वैसे तो सभी शासक इंपॉर्टेंट है, बट इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, ये तीनों राजा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं इस गुप्त वंश में से। चंद्रगुप्त ने शकों को हराया था। शक एक जाति थी, उनको हराया था। और उस समय उनका शासक था रुद्र सिंह तृतीय। इसलिए इसको शकारी की उपाधि भी प्राप्त है। शकारी अगर पूछा जाता है कि शकारी किस राजा को कहा जाता था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था। महरौली का जो लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की विस्तृत जानकारी मिलती है। जो महरौली में स्तंभ है, लौह स्तंभ, वह उससे चंद्रगुप्त द्वितीय की पूर्ण जानकारी मिलती है, विस्तृत। इसकी मृत्यु के बाद ये स्थापित हुआ था। इसे विष्णु का प्यारा कहा गया था चंद्रगुप्त द्वितीय को, इसलिए महरौली स्तंभ को विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि विष्णु स्तंभ कहाँ पे है, महरौली में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने थे, 9 रत्न थे। इनमें 9 के नाम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन आते हैं कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन अलग देते हैं और 3 इनके नवरत्नों में से नाम दे देते हैं, और पूछा जाता है कि कौन सा नवरत्न नहीं है। तो ये 9 थे, कालिदास, वरामिहिर, अमर सिंह, धनवंतरी, छपणक, शंकु, घटकरपर, वरुचि और बेताल भट्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे कालिदास, वरामिहिर, अमर सिंह, धनवंतरी, छपणक, शंकु, घटकरपर, वरुचि और बेताल भट्ट। ये 9 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होने चाहिए। हरिसेन इनके कवि थे, मतलब इनके दरबारी थे, लेकिन वो इनके 9 रत्न में नहीं थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। पूछा जाता है कालिदास किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय को, और हमारे भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, कालिदास को। चीनी यात्री फायान,
ये इंपॉर्टेंट है, दो चीनी यात्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फायान और एक हेनसांग। तो फायान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था भारत। 399 से 414 तक ये भारत में रहा था और इसने पुस्तक लिखी थी फोक्यू की, फोक्यू का पुस्तक लिखी थी। तो ये पूछा जाता है कि चीनी फायान किसका दरबारी, चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था? नहीं, ये दरबारी नहीं था, ये चीन से आया था, चीनी यात्री था ये। और ये इसके समय में भारत में रहा था, 399 से 414 तक भारत में रहा था। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद है कुमारगुप्त। नेक्स्ट है कुमारगुप्त प्रथम। इसके काल में सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं, जो अभिलेख प्राप्त होते हैं वो सर्वाधिक कुमारगुप्त प्रथम के नाम से प्राप्त होते हैं। इसने अपने सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मोर अंकित करवाया था। कुमारगुप्त के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा करवाई गई थी? तो ये था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के अलावा इसको शक्रादित्य, महेंद्रादित्य, अश्वमहेंद्र, ये सब उपाधियां भी धारण की थी। तो इस सब के नाम से भी इसको जाना जाता है, शक्रादित्य, महेंद्रादित्य, अश्वमहेंद्र। कुमारगुप्त के अंतिम समय, जब कुमारगुप्त का अंतिम समय चल रहा था बूढ़े होने पे, तब पुष्यमित्रों का आक्रमण, तो इसके समय में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था और उनका सामना तब इसका बेटा स्कंदगुप्त करता है और पुष्यमित्रों को पराजित कर देता है। तो लेकिन जब तक वो पराजित करके आता है तब तक कुमारगुप्त की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद स्कंदगुप्त शासक बनता है। यह गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक था। अंतिम शासक नहीं था, अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो विष्णुगुप्त था, लेकिन अंतिम योग्य शासक पूछा जाए तो स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। ये क्वेश्चन आता है कि हूणों को किस गुप्त शासक ने पराजित किया था? तो हूणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश की रक्षा के लिए इसने इनको पराजित की दिया। हूण एक मध्य एशिया से आई हुई एक बहुत ही बर्बर जाति थी। जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त को श्री परीक्षित प्रवक्ष की उपाधि प्राप्त है। जूनागढ़ अभिलेख जो है, गिरनार अभिलेख भी कहते हैं इसको परीक्षित प्रवक्ष की उपाधि प्राप्त है। इसके समय में भारत की सबसे प्राचीन झील, देखिए ये झील का निर्माण कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, उनके राज्यपाल गवर्नर के द्वारा करवाया गया था। लेकिन अब उसका जब पुनर्निर्माण पूछा जाए तो ये हुआ था गुप्त शासक के कुमारगुप्त के समय में, कुमारगुप्त के समय में हुआ था ये। सुदर्शन झील का चक्रपाली द्वारा पुनः निर्माण हुआ था 457। यह कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र के सौराष्ट्र में। ठीक है, उसमें वहाँ पे ये झील है, वहाँ इसका पुनर्निर्माण करवाया था। भीतरी गांव अभिलेख में हूणों व पुष्यमित्रों को पराजित करने का उल्लेख मिलता है। मतलब भीतरी गांव जो अभिलेख है, जो कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। उस अभिलेख में स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों व पुष्यमित्रों को पराजित करने का उल्लेख भी मिलता है। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। देखिए, अंतिम योग्य शासक पूछा जाए तो स्कंदगुप्त था, लेकिन अगर गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो विष्णुगुप्त। किसी भी वंश का संस्थापक और उसका अंतिम शासक, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मैंने इससे पहले मौर्य वंश के बारे में पढ़ाया था। मौर्य वंश का प्रथम शासक या संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, और उसका मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। इसी तरह अगर गुप्त वंश का पूछा जाए तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, और गुप्त वंश का अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। और इसी तरह पूछा जाए अंतिम शासक, तो अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब गुप्त वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन विकेंद्रीकरण पर आधारित था। ये भी पूछा गया कि गुप्तकालीन जो शासन प्रशासन था वो शक्तियाँ थी किस पर आधारित थी? तो ये थी विकेंद्रीकरण पर आधारित थी। भारत में सर्वप्रथम सामंतीय व्यवस्था किस काल में शुरू हुई? तो ये थी गुप्त काल में शुरू हुई। सर्वप्रथम सामंतीय व्यवस्था गुप्त काल में शुरू हुई थी। गुप्त काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि गुप्त काल में हिंदुओं को हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें हिंदू धर्म का काफ़ी विस्तार किया गया था। भूतकाल में मंदिर में निर्माण में नागर शैली का प्रारंभ हुआ। यहाँ भूतकाल नहीं है, गुप्त काल होगा। गुप्त काल में
मंदिर बनवाने में नागर शैली का प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम भारत में मेहराब व शिखर गुंबद वाले मंदिर गुप्त काल से ही, शिखर वाले गुंबद वाले मंदिर होते हैं, इससे पहले गुंबद वाले मंदिर नहीं हुआ करते थे। गुंबद वाले मंदिर प्रारंभ कब से हुए? गुप्त काल से ही प्रारंभ हुए। देवगढ़ में झांसी का दशावतार मंदिर जो है, झांसी कहाँ? यूपी में ये मंदिर जो है ये भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है। देवगढ़ झांसी दशावतार मंदिर जो है ये पहला शिखर गुंबद वाला मंदिर है। भीतरी गांव भारत का प्रथम मेहराब व ईंटों से बना हुआ मंदिर है। भीतरी गांव मंदिर कहाँ है? एमपी में है। साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को क्लासिक युग कहा जाता है। साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को क्लासिक, ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्लासिक युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, प्रश्न उत्तर, जो कि पहले ऑलरेडी एग्जाम में, रीट में, यूपी टेट में, सी टेट में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लोग अपने घरों में ताला और चाबी नहीं लगाते थे, ये फायान ने कहा था। लेकिन किस शासक के बारे में कहा था? तो फायान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में किसने कहा था? फायान ने कहा था। नेक्स्ट है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। फिर है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस शासक संबंधित है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आए हुए हैं। एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन तो यही होते हैं बट वो उनकी लैंग्वेज को चेंज कर देता है। ठीक है, तो इलाहाबाद स्तंभ को अगर प्रयाग स्तंभ या प्रयाग प्रशस्ति कहा जाए, किससे संबंधित है? तो ये है अशोक और समुद्रगुप्त। देखिए, अगर आपसे ऑप्शन में सिर्फ समुद्रगुप्त हो या सिर्फ अशोक हो तो आपको एक पे टिक करना है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शन हो, अशोक और समुद्रगुप्त, तो आपको दोनों पे ही टिक करना है। मतलब इसके साथ ऑप्शन जरूर होगा कि दोनों, क्योंकि इलाहाबाद प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति से पहले अशोक के टाइम में स्तंभ अभिलेखित है, जो बाद में इसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की मांग इतनी थी कि उसे किस नाम से जानते थे? रोमन साम्राज्य में गुप्त वंश के समय में काली मिर्च की मांग बहुत ज़्यादा थी, तो इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे काला सोना। काला सोना कहा जाता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो ये थे वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। एम्फोरा एक था लंबा एवं दोनों हत्थे लगा जार। एम्फोरा क्या था? पूछा गया, एक शब्द है एम्फोरा, क्या था ये? तो लंबा व दोनों तरफ से हत्थे लगा हुआ जार था एक। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, तो गुप्त काल में क्या प्रसिद्ध था? विदिशा। पश्चिम की साइड में क्या व्यापारिक केंद्र कौन सा था? विदिशा। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किसे कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन आ गया ये, तो ये गुप्त काल को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चीनी यात्री फायान किसके समय में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।